तीसरा खाना, चौथा खाना, पांचवा खाना, छठवां खाना, इस प्रकार से हमारे पास जो है 5 मान है। तो आपको ध्यान देना है कि जितने मान दिए गए हैं उससे खाना काफी उत्तर बनाना है। ये एक्स अक्ष का यहाँ पे ये शून्य से शुरू हुआ है, तो 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से इसको अंकित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से वाई अक्ष में पैमाना जो है ग्राफ के ऊपर ये सब दिया रहता है, उसको आपको निर्धारित करना पड़ता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इस प्रकार से एक खाना आ गया। तो यहाँ पे हम वाई अक्ष में भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 ये खानों की संख्या ऐसा लिखना पड़ता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो दिन एक्स अक्ष पर ये 2 3 4 5 और वाई अक्ष पे इस प्रकार से 1 2 3 4 5। अब एक खाना को हम कितना माने, इसके लिए आपको जो दिए गए सारणी है उस सारणी के बीच में आपको ध्यान देना होगा कि अधिकतम मान कितना है। वो अधिकतम मान इस हमारे ग्राफ पेपर में आ जाना चाहिए, इतना आपको मालूम है। जैसे यहाँ पे अधिकतम मान 5 है तो 5 का अगर 25 दिया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्योंकि छोटा मान है इसलिए आपको पैमाना मानने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बड़ा मान हो उस स्थिति में आपको, जैसे अगले सवाल में हम देखेंगे, अभी जो छोटा मान है तो इसमें आपको पैमाना मानने की जरूरत नहीं है और ऐसे सवाल आपको दिया जाता है, इससे बड़ा सवाल नहीं दिया जाएगा। इसके पैमाना पर भी आपके 2 अंक रहते हैं। तो ये एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर हमको, क्योंकि एक्स अक्ष में हमने 3 लिया है इसलिए एक्स अक्ष पर एक खाना बराबर एक 3 लिखेंगे, 1 3। इसी प्रकार से वायु अक्ष पर एक खाना वायु अक्ष में हम पेट्रोल की मात्रा लिए हैं वो भी लीटर में है। तो हम इसको वायु अक्ष में एक खाना को 1 लीटर मानेंगे। एक खाना बराबर 1 लीटर, इधर 1 दिन और एक्स अक्ष में एक खाना बराबर 1 दिन और वायु अक्ष में एक खाना बराबर 1 लीटर। अब हमको यहाँ पे जो दिया गया है सारणी, सारणी के जो मान है उनको उनके बिंदुओं को निर्धारित करते हैं। जैसे आपके पास ये हमने एक्स अक्ष में लिया है तो आपको ये जो है एक और महत्वपूर्ण बात जो है मैं इसके बाद बताऊंगा, जो आपको करना चाहिए परीक्षा में उत्तर लिखते समय, ये प्रश्न क्रमांक और ये सारणी इसको आपको उत्तर पुस्तिका में दर्शाना पड़ेगा। और इस आलेख के लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है, ग्राफ पेपर में अंकित करना पड़ता है। चलिए पहला मान जो है 1 दिन पर 4 लीटर, तो 1 और 4 जो है कहाँ पे मिलते हैं वहां पे हमको ये 1 लीटर के लिए ऐसा ये 1 लीटर वाला है और ये एक पहला दिन वाला है और 4 लीटर, दोनों का मिलान बिंदु यहाँ पे है तो ये 1 4 वाला बिंदु हो गया। इसी प्रकार से दूसरे दिन में 3 लीटर, ये दूसरा दिन का जो मान है वो इस प्रकार से होगा, ये इस तरह से। इसमें दूसरा दिन में 3 लीटर बढ़ जाता है तो ये 3 यहाँ से ऐसा, तो ये दूसरा बिंदु 2 3 हो गया। इसी तरह से तीसरा बिंदु जो है तीसरा दिन में 2 लीटर पेट्रोल बढ़ जाता है तो ये तीसरा दिन और ये 2 लीटर। इस प्रकार से हम यहाँ पे ये बिंदु को नामांकित करेंगे और इसको लिखेंगे 3 2। इसी प्रकार से चौथा दिन में जो है पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर बढ़ जाता है, ये चौथा दिन यहाँ पे। और ये पेट्रोल की मात्रा 1, ये 1 से मिलाने वाला, ये 4 से मिलाने वाला।
चौथा दिन एक सच्चे का मान को पहले लिखते हैं और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 1 लीटर। इस प्रकार से यह जो है ये स्थिति प्राप्त होगा। अब इन चारों बिंदुओं को, 4 बिंदु दिए गए हैं, 5 बिंदु, पांचवा जो है ये शून्य पर। इस प्रकार से पांचवा दिन जो है पेट्रोल की मात्रा शून्य बच जाता है। इसका अब आप देखो। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो आपके ये जो बिंदु है इस प्रकार से मिलते हुए ऐसा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ये बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। तो इसको मिलाते हुए ये रेखा आपको खींचना ही नहीं है, इसको मैं बताने के लिए ग्राफ में दर्शित रहता है, इसलिए मैंने इसको बनाया था। तो आपके पास जो आलेख हमको खींचना था वो आलेख के बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होता है। इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं और है वीडियो बंद हो गया। वीडियो कब बंद हो गया? ठीक है, इस प्रकार से ये है, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है जो अक्षों को काटते हुए, ये वाई अक्ष को काटते हुए गया, आगे बढ़ाए तो और नीचे एक्स अक्ष को काटते हुए गया। तो इसमें जो है आप सरलता से देखेंगे तो ये जो है दोनों अक्ष को काट रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्वतंत्र चर है उसका मान बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके आश्रित चर का मान कम होते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल की मात्रा कम हो रहा है। मतलब ये दोनों जो है संगत नहीं है, अर्थात इस सारणी को हम असंगत कह सकते हैं। समझने के लिए ऐसा आपको पुस्तक में शब्द नहीं मिलेगा, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब दिनों की मांग जो है बढ़ते जा रहा है, ऐसा हम अंकित करें तो ये बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल की मात्रा जो है कम हो रहा है। मतलब एक ही दिशा में दोनों की गति नहीं है, हमारा एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इस प्रकार से ये विपरीत मान प्राप्त हो रहा है, संगत मान नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको हम असंगत सारणी कहेंगे, असंगत सारणी कहेंगे। तो उस समय जब असंगत सारणी हो तो उस समय जो है ग्राफ इस प्रकार से बनते हैं, ये ध्यान रखिए। अभी हम एक और सवाल बताएंगे आपको, उसके बाद दोनों सवालों के बीच में आपको तुलना करके बताएंगे कि किस प्रकार की सारणी है, कैसे ग्राफ बनते हैं। ये हालांकि उस दिन भी बता दिया गया था, तो कुछ और बात जो बन गया था उसको मैं अभी बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक और सवाल यही से हम लेते हैं। ये हमारे पास, हाँ ग्राफ तो दिख रहा है, अच्छा से नहीं दिख रहा है, वैसे अच्छा से नहीं दिख रहा है। ये है अच्छा से, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में ये शून्य से शुरुआत हुआ, 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये वाई अक्ष बिल्कुल आसानी से शुरू हुआ, इस प्रकार से ये और वाई अक्ष में हम जो है पेट्रोल की मात्रा लिए हैं, एक्स अक्ष में बिल्कुल लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है दिखा। और ये जो है जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु के आधार पे पहला बिंदु 1 4 है, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 2 3 है, इस आधार पे दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु और पांचवा बिंदु, पांचों बिंदुओं को अंकित किया गया। इस प्रकार से ये ग्राफ है, ग्राफ के आधार पर जो बना हुआ ग्राफ है, उस ग्राफ में हम जो है ऐसा दिया रहेगा, आपको दो ही काम करना है। इसको आपको आंसर शीट में लिखना है, प्रश्न क्रमांक लिखना है और ये ग्राफ जो है ग्राफ पेपर बनाना है। इसके साथ साथ ये पैमाना लिखना जरूरी है।
ठीक है। इस प्रकार से ये सभी होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर के सवाल होते हैं। ठीक है। अब हम जो है एक और सवाल यहीं से ले रहे हैं, सवाल नंबर 3, 4, 5 में से कोई सवाल ले लेते हैं। एक परिवार में 5 सप्ताह पर उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न श्रेणी में है। पहला सप्ताह 1 किलोग्राम, दूसरा सप्ताह 2 किलोग्राम, तीसरा सप्ताह 3 किलोग्राम, इस प्रकार से लिया गया है। तीसरा सवाल बनाते हैं। मूलधन 300 रुपए पर ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न श्रेणी में प्रदर्शित है। तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा सवाल का ग्राफ मैं नीचे बना देगा। दोनों ग्राफ को सामने में उपस्थित रखना जरूरी है दोनों सवाल की तुलनात्मक अध्ययन के लिए। तो दूसरा सवाल का जो ग्राफ है, ये सारणी है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष में पहला जो है यहाँ पे दिया गया है समय, और दूसरे में दिया गया है साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो 0 वर्ष शुरुआत में बताया गया है। शुरुआत में साधारण ब्याज जो है, जब एक भी वर्ष नहीं हुआ है तो ब्याज मिलेगा ही नहीं, तो ये शुरू में 0। उसके बाद पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में ब्याज की मात्रा क्या होती है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज जो है 300 रुपए पर साधारण ब्याज 15 रुपए प्राप्त होता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ऐसे सवाल हम लोग उसमें किए हैं। दूसरे वर्ष में यह जो साधारण ब्याज है, ये बढ़ के जो है दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में 15 रुपए और दूसरे वर्ष में 30 रुपए हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है, और तीसरे वर्ष में ये जो है 45 रुपए। चौथे वर्ष में साधारण ब्याज जो है 60 रुपए, और 5वें वर्ष में कितना है आपके पास, पुस्तक है, बता सकते हैं 75 रुपए। दूसरे वर्ष में 30 रुपए है, ये थोड़ा से ठीक है। इस प्रकार से ये सारणी दिया गया है। सवाल 300 रुपए पर 5% दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष का साधारण ब्याज के लिए सारणी दिया गया है। अब इस साधारण ब्याज के जो सारणी दिए गए हैं, इस सारणी के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। और इस प्रकार से मैं बना दूं यहाँ से। ये पहला सवाल तो ये था जो आपके प्रश्नावली के दूसरा सवाल है, और प्रश्नावली तीसरा सवाल के लिए मैं ग्राफ यहाँ पे बना दूं। ठीक है। ये ऐसा हम खड़ी करेंगे, वो y अक्ष होगा। इसके बाद यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ दिखा ये x अक्ष दिख रहा है। ये थोड़ा कम हो गया है, इसी से ग्रेडिंग से प्रयोग करता हूँ। ये y अक्ष हो गया, दिखा ना, और ये है x अक्ष। तो यहाँ पे हम कौन सा स्वतंत्र चर है और कौन सा आश्रित चर है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो
यहाँ पे समय के आधार पे ब्याज बढ़ेगा। कम समय में ब्याज कम है, अधिक समय में ब्याज अधिक हो जाता है। इसलिए समय जो है स्वतंत्र चल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए समय को हम जो है एक्स अक्ष में लेंगे। समय, और ये समय जो होगा वो वर्ष में होगा। समय वर्ष में, और इस पर आश्रित चर जो ब्याज है उसको जो है हम वाई अक्ष में लेते हैं। ये जो ब्याज है वो रुपए में है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके खंडों को निर्धारित करते हैं। ये पहला खंड, दूसरा खंड, पांच दिया गया है, तीसरा खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड, एक खंड अधिक कर लेते हैं, ये छह खंड, ठीक है। ये शून्य है, एक दो तीन चार पांच। इसी प्रकार से एक अक्ष में एक दो तीन चार पांच लिख देते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, इस प्रकार से इधर भी हो गया और उधर भी हो गया। अब हम इसको मिलाते हैं तो पहले वर्ष में 15 रुपए। अब हम पैमाना मानना पड़ेगा, तो पैमाना हम यहाँ पे लिख देते हैं। पैमाना, पैमाना जो है इस अक्ष के लिए, एक अक्ष में एक खाना का मान और वाई अक्ष में एक खाना का मान। अब ये कितना होगा, इसको इसके लिए हम जो है दिए गए सारणी के मानों को ध्यान में रखते हैं। अब एक अक्ष में हमारे पास शून्य से लेकर 5 तक है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है, 5 तक के हमारे इस खाने में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे देख रहे हैं उसमें जो वाई अक्ष के मान जो ब्याज है वो शुरू से 15 30 45 60 और 65 75 इस प्रकार से हो रहा है। जो कि अगर ग्राफ में नहीं आएगा, अगर एक खाने पर एक के मानेंगे तो ये ग्राफ में नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे दोनों का अंतर देख लेते हैं कि हम अगर जैसे समानता निकालते हैं वैसे ही समानता से समझ सकते हैं। तो अगर किसी दो के बीच में हम अंतर निकाल रहे हैं तो ये 30 में 15 निकालने के यहाँ पे 15 बच रहा है लगभग, वैसे ही सभी के अंतर जो है लगभग 15 है, मतलब सभी के अंतर समान है। तो वाई अक्ष में जो है एक खाने बराबर हम 15 रुपए रख लेंगे। एक खाने बराबर 15 रुपए, और एक एक्स अक्ष में एक खाने बराबर एक वर्ष, ऐसा मान लेते हैं। तब ये हमारा जो है मान जो है इस ग्राफ के अंदर आएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो ये मान है, इन खानों के मान के आधार पर हमको इसको बदलना पड़ेगा। पहला खाना जो है खाना 15 वर्ष, इसलिए यहाँ पे 15। दूसरा खाना 30 वर्ष और 30 रुपए के लिए, और चौथा जो है 45, 60 और ये 75। इस प्रकार से ये मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है ये, ठीक है। अब इसको हम मिलाते जाते हैं, जीरो का जीरो से हो गया, एक का 15 से, एक का 15 से ये बिंदु हो गया, दो का 20 से, दो का 20 से ये बिंदु बढ़ रहे हैं, और तीन का 45 से तीन, और ये 45 और बिंदु यहाँ पे लगभग मिलेंगे। इस तरह से चार का 4 वर्ष में जो है 60 रुपए हो जाता है, 5 वर्ष में ये जो है 75 रुपए हो जाता है।
75 के लिए और ये 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष में 60 रुपए, 5 वर्ष में 75 रुपए। अभी जो बिंदु प्राप्त हुआ है, ये बिंदु को नामांकित करते हैं 1, 15, 2, 30, 3, 45, 4, 60 और 5, 75। इस प्रकार से नामांकित करने के बाद इन बिंदुओं को आपस में इस प्रकार से मिला देते हैं। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, इस प्रकार से ये शून्य का शून्य से मिल जाता है। इस प्रकार से ये सीधी रेखा प्राप्त होता है जो आपके पास यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और ये दोनों अक्षों के लगभग बीचों बीच प्राप्त होता है। अब दोनों सारणी का, दोनों प्रश्नों का यहाँ विश्लेषण कर लेते हैं। दो ही प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले वाले जो प्रश्न है उसमें जो है पहले राशि का मान बढ़ते क्रम में है और दूसरे राशि का मान घटते क्रम में। पहला राशि दिन है वो बढ़ते क्रम में है, दूसरा राशि पेट्रोल की मात्रा है घटते क्रम में है। मतलब एक संगत स्थिति नहीं है, असंगत स्थिति है, इसलिए इसका मान जो है ये इस प्रकार से निर्धारित है और इसको हम संगत नहीं है इसलिए असंगत कह सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम जो प्रश्नावली के तीसरा प्रश्न को जो देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ ब्याज भी बढ़ रहा है। मतलब पहला राशि समय बढ़ रहा है तो दूसरा राशि ब्याज भी बढ़ रहा है, एक ही दिशा में। इनकी दिशा विपरीत थी और इनकी दिशा एक है, एक संगत से एक दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो है संगत मान या संगत सारणी कहलाएगा। इसको संगत सारणी, संगत मान से समझ सकते हैं और ऊपर वाले को असंगत मान से। यह इस प्रकार से दोनों में अंतर है। और ऐसे दोनों में अंतर होने के कारण इनके जो ग्राफ है वो कैसे अलग अलग बने हैं। दोनों के ग्राफ तो ऐसे नहीं बने हैं। पहला वाला ग्राफ जो है अक्षों को काटते हुए गया है और दूसरा वाला ग्राफ जो है दोनों अक्षों के बीचों बीच गया है। ये दोनों अक्षों के बीचों बीच इस प्रकार से गया है। ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष से काटते हुए वाई अक्ष की ओर काटते हुए निकल गया। मतलब प्रतिच्छेदी अक्षों को प्रतिच्छेद करके असंगत है तो अक्षों को प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब संगत सारणी है तो ये बीचों बीच जा रहा है, दोनों अक्षों के बीचों बीच प्राप्त हो रहा है। ये समझने के लिए लिखा जा रहा है, इसको आपको प्रश्न में नहीं लिखना। ये दोनों बातों को हमको समझना है। ये जो मैं लाल घेरा में आपको बता रहा हूँ असंगत है तो आपको अक्षों को प्रतिच्छेद करते हुए ग्राफ प्राप्त होंगे और संगत है तो अक्षों के बीचों बीच ग्राफ प्राप्त होंगे। और दोनों में दोनों तरह के ही, दोनों में से किसी एक तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि आपके इस आलेख वाले अध्याय में एक प्रकार का सवाल है जिसमें ग्राफ दिया रहता है जो आपके पास यहाँ से प्रश्न क्रमांक 7, 8 इधर आगे के सवाल में दिए गए। वहां पे आपको सारणी नहीं दी गई है, सारणी का ग्राफ दिया गया है और कुछ प्रश्न किए गए हैं। ग्राफ दिए गए हैं उसके हिसाब से प्रश्न किया गया है। पुस्तक से सीधा आपको तो ये इस प्रकार से आपके पास ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में आपके पास सवाल किया गया है कि पहला सवाल ये है कि 160 वक्त 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी रखनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर लंबी पाइप का समर्पण कितना होगा। प्रश्न में पढ़ो
प्रश्न में क्या कहा गया है कि लीडर ने अलग अलग प्रणालियों की मदद से वाद्य यंत्र बनाए। बांसुरी आदि यंत्र होता है, वाद्य यंत्र उसको बनाया गया है। पाइप की लंबाई सेंटीमीटर में, ध्वनि का स्वरमान है 30 चक्र प्रति सेकंड के बीच जो है गणितीय संबंध को निम्नलिखित सारणी व आलेख से प्रदर्शित किया गया है। इसके आधार पे ग्राफ बनाया गया है और ग्राफ को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब ग्राफ आपको दिया रहेगा। 5 मिनट बचा हुआ है, मैं इसी में आपको समय देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इस ग्राफ के आधार पे आपको जो है बताना है कि 160 चक्र प्रति सेकंड के लिए पाइप की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स अक्ष में पाइप की लंबाई दिया गया है, वाई अक्ष में स्वरमान चक्र प्रति सेकंड। तो 160 जो है 100 और 200 के बीच में लगभग जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होगा। तो 160 यहाँ है, तो इस स्थिति में 35 सेंटीमीटर लंबाई का पाइप लेना पड़ेगा। दूसरा सवाल इसमें कहा गया कि 7 सेंटीमीटर लंबी पाइप का स्वरमान कितना होगा। 60 सेंटीमीटर लंबी ये है, इसका स्वरमान 100 चक्र प्रति सेकंड होगा। इस प्रकार से दिए गए ग्राफ के आधार पर आपको इसके बातों को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से आप दिए गए ग्राफ के आधार पे प्रश्न दिए गए का उत्तर आप बता सकते हैं। इसी प्रश्न पर और जो सवाल है उस सवाल में मैं चर्चा करूं तो आपके पास जो है जो हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं ये सवाल जो दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि नीचे दी गई ए और बी दो सारणी जिसमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आवेश की और व्यास की क्या उसमें x 1 y1 नियत है। मैं बता दूं आप लोगों को, इसके बाद 10 मिनट 10-15 मिनट के लिए महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने के लिए हम जो है हमारा मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो करना है उसमें ये सवाल आप देख रहे हैं प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें पूछा गया है कि सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। किसी शहर में एक दिन में दर्ज किए गए तापमान के आंकड़ों द्वारा दर्शाए गए हैं। इसमें इस ग्राफ के आधार पर सवालों को का जवाब देना है, उत्तर देना है। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। यहाँ पे एक्स अक्ष में टाइम दिया गया है, वाई अक्ष में तापमान दिया गया है। सुबह 6 बजे जैसे आपको बताता हूँ, वहाँ सुबह 6 बजे दर्शाया गया है। सुबह 6 बजे यहाँ की पॉइंट है और इस पॉइंट पर तापमान जो है लगभग 24 डिग्री के आसपास है। ये आपके यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में आप 24 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। लिखेंगे दोपहर बाद 3 बजे का तापमान कितना था। दोपहर 3 बजे का 3 बजे जो है आपको है यहाँ पे चलते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ के दोपहर 3 बजे का जो बिंदु है, इस बिंदु पर तापमान जो है 30 और 35 के बीच में है। तो 30 से आगे है, मतलब 32 सेंटीमीटर 32 डिग्री सेल्सियस होगा। इस प्रकार से ऐसे ही बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। सवालों को
दिए गए कि ग्राफ के आधार पर आप जो है उसका उत्तर देंगे। ऐसे ही दूसरा ग्राफ बना हुआ है प्रदर्शन का स्तर और समय, मतलब इस शहर में विभिन्न समय में प्रदूषण का स्तर दिया गया है, 1 बजे, 4 बजे, 8 बजे। ये प्रदूषण को इस सवाल का जवाब यहाँ से देना होगा कि सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था, तो सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर ये बिल्कुल दर्शा रहा है, जो है 1:30 से 2 बजे के बीच है।